जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं का क्या नाम था। यहाँ पे आपको साइड में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं का नाम था रूपक। सही आंसर है रूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था। ऑप्शन यही है जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में है, वही है ऑप्शंस आपके पास। देखिए, गुप्तकालीन यहाँ है स्वर्ण मुद्रा। स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था दिनार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए। देखिए, आपको याद होगा समुद्रगुप्त ने भी सिक्के जारी किए, जिसमें बीना बजाते हुए उनको दिखाया गया है। और भी बहुत सारे सिक्के उन्होंने जारी किए थे, लेकिन यहाँ पूछा है सर्वप्रथम, सबसे पहले जिन्होंने सिक्के जारी किए थे, तो वो है चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट देखिए, गुप्त काल के संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। संस्कृत जो नाटक है, उन नाटकों के आधार पे आपको देखना है कि स्त्री और शूद्र किस भाषा को बोलते थे। तो आप देखिए, जो संस्कृत भाषा है, ये उच्च कुलीन लोग इसका प्रयोग करते थे। उनके लिए कौन सा लैंग्वेज था? प्राकृत। जो स्त्री और शूद्र थे वो प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट है, गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी। ऑप्शंस हैं आपके पास, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी, लगभग 319 एडी में। एडी मीन्स ईस्वी, 319 ईस्वी में। आपको ये तो पता ही होगा, एडी और बीसी। एडी और बीसी बिफोर क्राइस्ट। मान लीजिए ये अगर 0 है, इधर पॉजिटिव है, इधर है नेगेटिव, तो 0 से इधर जिधर होगा नेगेटिव साइड, तो इसको कहा जाता है बीसी, बिफोर क्राइस्ट। और इधर पॉजिटिव में होगा तो एडी। ये जो 0 है, ये है आपका बीसी और एडी का विभाजक। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता है। नगरों का क्रमिक पतन, सही आंसर है गुप्त काल। बहुत सारे जो नगर थे वो अब गांवों में तब्दील हो रहे थे, तो नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता है? गुप्त काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। किन शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया। सही आंसर है गुप्त काल। गुप्त शासकों ने सबसे अधिक मंदिरों एवं ब्राह्मणों को ग्राम अनुदान दिया। किस युग में स्त्रियों और पुरुषों में बराबरी थी। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस में आया हुआ है। एक्चुअली किसी भी काल में स्त्रियों का पुरुषों से बराबरी नहीं था, आज भी नहीं है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो जेंडर गैप इंडेक्स निकालती है, उसके अनुसार भारत का रैंक है 135 2022 में। 135वां रैंक है 146 देशों में। अब बताइए कि बराबरी अभी भी नहीं है, तो गुप्त, मौर्य, चोल, इनमें कैसे हो सकता है।
संसद में 14% है महिला, माने 78 सांसद हैं संसद में। आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नौकरियां हैं उसमें 10 से 11% हैं महिलाएं। पब्लिक सेक्टर बैंक है, उसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं प्रतिनिधित्व करती है, अधिकतम 24% है। लेकिन हायर पोस्ट में जो डायरेक्टर, एजीएम एंड एबव के पोस्ट हैं उनमें मात्र 6% प्रतिनिधित्व करती है। आईएएस में है 17% महिलाएं, जनसंख्या उनकी आधी है लगभग, लेकिन मैं रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ उनका। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज हैं उसमें है 11%, मात्र 11%। पुलिस में है 7%, सीआईएसएफ सीआरपीएफ में है 3%। तो ये है स्त्रियों की भागीदारी। तो सही आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, गुप्त काल में भू राजस्व की दर कितनी थी? सही आंसर है 1/6। इसी क्वेश्चन को घुमा घुमा के अलग अलग एग्जाम में बीपीएससी में पूछा है, फिर बीपीएससी में है, फिर यूपीपीसीएस में इसी क्वेश्चन को किस तरह घुमा के पूछा है। धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर निर्धारित कितनी थी? सही आंसर है 1/6। 1/6 एक बार 6 भाग में 1 भाग। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? तो धर्म शास्त्रों में जो लिखा होगा वही हिंदू विधि द्वारा मान्य कर है। यूपीपीसीएस में पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा 1/6। चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आर्य शब्द इंगित करता है, मीन्स आर्य शब्द का क्या मीनिंग है? ऑप्शंस आपको दिखाई पड़ रहे हैं या मैं पढ़ूं उसको? आर्य शब्द है, सही आंसर है, श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। देखिए, अगर आप लोगों को मेरी क्लास पसंद आए तो कुछ समय बाद मैं डिजिटल बोर्ड में पढ़ाना शुरू करूंगा। पहले मैं ये देख रहा हूँ कि रिस्पॉन्स किस टाइप का आता है। अगर सही रिस्पॉन्स रहा और बच्चों को पसंद आया तो मैं डिजिटल बोर्ड में पढ़ाऊंगा। उसके लिए मुझे ज़्यादा समय देना पड़ेगा। अभी ऑफिस से आने के बाद जो थोड़ा बहुत मुझे समय मिलता है, आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस डेली सॉल्व कराने की मैं कोशिश करूंगा। चलिए सॉल्व करते हैं आगे। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण चार्म्स एंड स्पेल्स का वर्णन किया गया है? ऑप्शंस हैं आपके सामने। सही आंसर है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। ये क्वेश्चन है, ऋग्वेद में ऋचाएं हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन गलत है। जो ऋचाएं हैं, ये ऑप्शंस एक्चुअली ऋचाएं इतनी है ही नहीं। ऋग्वेद में ऋचाएं हैं 10,552। ये है ऋचाएं। अगर पूछा जाए कितने सूत्र हैं श्लोक टाइप के, तो ये है 1028। अगर इस वर्ड को चेंज कर दिया जाए तो सही आंसर हो जाएगा 1028। लेकिन अगर ऋचाएं पूछा जाए तो ऋचाएं होंगी 10,552। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है? इनमें से कौन सा ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है? सभी वेदों के कुछ ब्राह्मण हैं। अब आप बोले ब्राह्मण क्या, ये कोई जाति नहीं है, पुस्तक है जिसमें उसका निचोड़ दिया गया है। तो सही आंसर है ऐत्रेय एवं कौशितिक। सभी वेदों का समझने के लिए कुछ ब्राह्मणों की रचना की गई है। तो
ऋग्वेद का है ऐत्रेय एवं कौशिकी। सामवेद का है पंचविश एवं जैमिनी। पंचविश और जैमिनी यह है सामवेद का। यजुर्वेद का है शतपथ ब्राह्मण और गोपथ ब्राह्मण है आपका अथर्ववेद में। कौन सा ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है आपका गोपथ। यूपीआरओ उत्तर प्रदेश रिव्यूइंग ऑफिसर, समीक्षा अधिकारी का एक परीक्षा होता है वहां पे, उसकी प्री में ये पूछा गया है। कौन सा ब्राह्मण अथर्ववेद से है? तो गोपथ ब्राह्मण। और ऋग्वेद से संबंधित है ऐत्रेय एवं कौशिकी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है। देखिए ऑप्शंस, सही आंसर है यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है यजुर्वेद में। चलिए नेक्स्ट देखिए, किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऑप्शन यही है, 4 ऑप्शन है आपके पास, पॉज करके सॉल्व कीजिए। सही आंसर है सामवेद। एक्चुअली सामवेद के 100 से भी कम जो सूत्र हैं अपने हैं, बाकी सब कहां से लिए गए हैं? ऋग्वेद से। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आयने मानसिक पुत्र था, किसके दिमाग की उपज थी? अब आप बोल रहे थे ना उस दिन कि आप इंग्लिश में वर्ड क्यों लिखते हैं? अगर मैं इसको ये लिखता चाइल्ड ब्रेन या ब्रेन चाइल्ड, मतलब किसके दिमाग की उपज थी, तो आपको समझ में आ जाता। मानसिक पुत्र, ऐसे टिपिकल वर्ड आपको ट्रांसलेशन मिलेंगे हिंदी में। तो आजाद हिंद फौज किसका ब्रेन चाइल्ड था, मतलब जिसके दिमाग की उपज थी? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सही आंसर आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सही आंसर होगा 1 और 4 मीन्स ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर आईवी फुजीवारा। ये फौज में थे जापानी सेना में, और मेजर आईवी फुजीवारा जापानी सेना में थे। ये इनकी टुकड़ी जब हार गई तो इन्होंने मेजर आईवी फुजीवारा के साथ मिलकर कैप्टन मोहन सिंह को सबसे पहले बताया, प्रोत्साहित किया कि आजाद हिंद फौज की स्थापना करना चाहिए और भारत को आजाद कराना चाहिए। तो मानसिक पुत्र किसका होगा? ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर जापानी मेजर आईवी फुजीवारा। तो सही आंसर हो जाएगा 1 और 4। अब देखिए उसी क्वेश्चन में ऑप्शन के हिसाब से चेंज हो जाएगा। आईएनए किसके दिमाग की उपज थी? तो इसके हिसाब से हो जाएगा मोहन सिंह। क्यों? सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस की एंट्री बाद में होती है। अब आप सोचिए कि रास बिहारी बोस कहाँ से आते हैं? तो रास बिहारी बोस वहां के जो कमांड एंड कंट्रोल के दायित्व में थे, और कैप्टन मोहन सिंह का जापानी आर्मी से किसी बात पर लेकर मतभेद हो गया था। तो कैप्टन मोहन सिंह बाद में चाहते थे आईएनए को भंग कर दे, लेकिन रास बिहारी बोस ने कैप्टन मोहन सिंह को बोला, इतना मेहनत करके अगर किसी चीज को गढ़ा गया है उसको कैसे तुम भंग कर दोगे? रास बिहारी बोस ने क्या किया? कैप्टन मोहन सिंह को ही आजाद हिंद फौज से बाहर कर दिया, और सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने आमंत्रित किया 1943 में कि आप आइए और आजाद हिंद फौज की कमान संभालिए। तो आईएनए किसके दिमाग की उपज थी? इस ऑप्शन के हिसाब से था मोहन सिंह। लेकिन अगर ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर आईवी फुजीवारा हो तो पहले इनका दिमाग की उपज थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आज़ाद हिंद फौज INA इंडियन नेशनल आर्मी से रिलेटेड है। 1943 में INA अस्तित्व में आई। कहाँ पे अस्तित्व में आई थी? आपको आंख में देखते ही जाएगा सिंगापुर में। लेकिन 1943 का बात क्या हुआ है? उस समय सिंगापुर किसका भाग था? मलय का। तो सही आंसर क्या होगा? मलय। नेक्स्ट देखिए, INA मुकदमे में वकालत की। इन चारों में से किसने INA मुकदमा जो लाल किले में हुआ था उसकी वकालत किसने की थी? सही आंसर है TB छपरू, तेज बहादुर छपरू ने की थी। उस दिन एक क्वेश्चन आप लोग का आया था कि जवाहरलाल नेहरू ने अंतिम मुकदमा किस केस में लड़ा था? तो उसका भी आंसर यही था, INA मुकदमे में वकालत की थी। INA मुकदमे में वकीलों की अध्यक्षता की। लड़े थे बहुत, लेकिन उन सब वकीलों के जो अध्यक्ष थे, मतलब टीम को लीड करने वाले कौन थे? सही आंसर है आपका भूलाभाई देसाई। किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? बताइए। यूपी लोअर। जैसे SSC होता है ना, जो प्रीमियम सर्विसेज होती हैं वो आपका पब्लिक सर्विस कमीशन लेती है। उससे थोड़ा सा नीचे जो एग्जाम होता है वही है यूपी लोअर सबऑर्डिनेट एग्जाम। तो किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? कन्हेरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। माउंट आबू का जैन मंदिर किससे बना हुआ है? ऑप्शंस देखिए। सही आंसर है संगमरमर से, मार्बल से बना हुआ है माउंट आबू का जैन मंदिर। कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? एक शैलकृत का मतलब होता है एक सिंगल पत्थर को काट के जिसको बनाया गया है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, आप कभी पढ़ के देखिए गूगल में। कैलाश मंदिर जो है ना, एक पत्थर को काट के बनाया गया है। कहा जाता है कि जो राजा थे उनको कोई भयंकर बीमारी हो गई थी जो ठीक नहीं हो रहा था। तो जो रानी है और राजा दोनों साथ में जंगल में गए हुए थे और रानी बहुत चिंतित थी कि राजा का बीमारी ठीक नहीं हो रहा है। तो रानी ने शिव जी का ध्यान लेते हुए बोला कि अगर भगवान, अगर मेरे पति का वो स्किन डिजीज था, पूरा शरीर में स्किन बीमारी फैल गया था, ठीक हो जाए तो मैं आपका एक मंदिर बनाऊंगा। और ऐसे सोच सोच के ध्यान करते हुए जा रही थी और अचानक से वहाँ पे एक कुंड या तालाब जैसा मिला और राजा जैसे भी वहाँ नहाने गए और नहा के निकले तो उनका सारा बीमारी ठीक हो गया। तब महारानी ने राजा को बताया कि मैंने ऐसे ही मन से भगवान से प्रार्थना की थी कि अगर पतिदेव ठीक हो जाए तो मंदिर का निर्माण करना है। अब उन्होंने मन ही मन सोचा था कि 15 दिन या महीने भर में ख़त्म कर दूंगी। अब कोई भी इंजीनियर जो है एग्री नहीं हो रहा था। जब राजा ने सबको बुलाया, सभी इंजीनियर को, कि आइए और महारानी के इस मंदिर का निर्माण कीजिए, तो एक जो है चालाक इंजीनियर था, उन्होंने एक्सेप्ट किया, क्योंकि अगर उनको पता था कि अगर वो टाइमली कंप्लीट नहीं करेंगे तो प्राणदंड भी मिल सकता है। उन्होंने क्या किया, कैलाश मंदिर का निर्माण नीचे से शुरू नहीं करके ऊपर से शुरू किया और रानी को वचन दिया था कि मैं 1 सप्ताह या 15 दिन के अंदर आपको उसका शीर्ष आपको दिखा दूंगा। शीर्ष में होता है ना जो कैलाश, जो ऊपर का आपका कलश वाला पार्ट होता है। उन्होंने क्या किया, नीचे से शुरू करेंगे तो बहुत साल लगेंगे, उन्होंने ऊपर से शुरू किया और 1 सप्ताह या 15 दिन में वो कैलाश मंदिर का जो शीर्ष है वो दिखाई पड़ने लगा। और पूरा जब काम हुआ तो चारों ओर पत्थर की, हजारों टन पत्थर को काट के साइड किया गया, लेकिन उस मंदिर के आसपास वो पत्थर नहीं मिलते हैं।
उनको निर्माण करने के बाद कहीं दूर, बहुत दूर ले गया गया। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, आप पढ़िएगा इसको। कैलाश मंदिर एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। सांख्य दर्शन में किनका महत्वपूर्ण योगदान है? सांख्य दर्शन है आपका कपिल का, कपिल मुनि का योगदान है सांख्य दर्शन में। नेक्स्ट देखिए, चीनी यात्री शुंगयुन ने भारत की यात्रा की थी। ये बीपीएससी में भी आया है, एनडीए में बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। सही आंसर है 515 से 520 ईस्वी। 2003 में मैं नौसेना में ज्वाइन किया था, उसके पहले मैंने एनडीए का एग्जाम दिया था, तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि कौन सा, 2002 का शायद फर्स्ट या सेकंड जो एग्जाम होता है ना, साल में 2 बार होती थी एग्जाम एनडीए का, अभी भी शायद 2 बार होती है। तो एनडीए के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और मेरा तो बचपन से ही शौक था कि मैं फौज में जाऊं, और एयरफोर्स का पायलट बनने का मेरा सपना था। मैं इंटरव्यू तक गया भी था, लेकिन चलिए कोई अलग स्टोरी है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस। चीनी यात्री शुंगयुन ने भारत की यात्रा की थी 515 से 520 ईस्वी। एयरफोर्स में जाना था, ऊपर वाले को मर्जी थी कि नहीं, इस बंदे को नौसेना में भेजना है, तो 15 साल फौज में नौसेना में काम करके आ गया अपनी सेवाएं देकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्लास को ख़त्म करेंगे फिर। देखिए, शूद्रक द्वारा लिखी पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था। क्या विषय था? सही आंसर है व्यापारी एवं गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा। ये चारों में अब देख लीजिएगा, यूपीएससी प्री 2003 में पूछा गया है। किस वर्ष से आईसीएस परीक्षा भारत एवं इंग्लैंड में एक साथ आयोजित की गई? 1919 के अधिनियम में ये प्रावधान किया गया था कि आईसीएस परीक्षा एक साथ आयोजित किया जाना चाहिए, भारतीयों को भी इसमें योगदान मिलना चाहिए, काम करने का संभावना देना चाहिए। सही आंसर है 1923 में। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। जय हिंद।